पुस्तक। दोस्तों आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान से प्राप्त हुए हैं अभिलेख, अर्थात जो शिलाओं पर लिखे हुए लेख प्राप्त हुए हैं, ताम्रपत्रों पर लिखे हुए लेख हमें प्राप्त हुए हैं राजस्थान में, उन सभी के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो उन अभिलेखों को समझने के लिए अपन देखते हैं राजस्थान के इतिहास के स्रोत को, अर्थात वो कहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। तो वह हमें प्राप्त हुए हैं पुरातात्विक सामग्री हैं, अर्थात पुरातात्विक खुदाई में ये अभिलेख निकले हैं, शिलाओं पर लिखे हुए लेख लिखने हैं। और इसी खुदाई में हमें सिक्के मिले, उन पर भी लेख लिखे हुए हैं, वो मृदभांड प्राप्त हुए हैं। तीन चीज़ें इसमें निकली हैं। अभिलेखों को कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात वह शिलाओं पर लिखे जाते हैं, इस प्रकार से उनको शिलालेख कहा जाता है, गुहा लेख कहा जाता है। किसी स्तंभ पर लिखा हुआ हो तो वह स्तंभ लेख कहलाता है। साहित्य में क्या हुआ कि धार्मिक व धर्मोत्तर की जानकारियाँ भी हमें प्राप्त हुई हैं। धार्मिक में जैन धर्म की जानकारी हमें प्राप्त हुई है, इनसे बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त हुई है। उसी प्रकार कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जानकारी भी प्राप्त हुई है। विदेशी यात्री राजस्थान में आए और उन्होंने इन अभिलेखों की, शिलालेखों की खोज की और उनमें थे कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें राजस्थान का आधुनिक इतिहासकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक इतिहासकार कहा जाता है। राजस्थान के ही थे गौरीशंकर, हीरानंद ओझा, मोहनोत नैन्सी, कवि बांकीदास, इस प्रकार अनेक इतिहासकार राजस्थान में हुए। अब पुरातात्विक खुदाई में हमें सिक्के भी प्राप्त हुए, जिन पर भी लेख लिखे हुए थे, मृदभांड भी प्राप्त हुए, उन पर भी लेख लिखे हुए थे। तो जो सिक्के प्राप्त हुए, उन सिक्कों पर से हमें क्या ज्ञात होता था? सीमा के बारे में ज्ञात होता था। किसी राज्य की जो सीमा है, अर्थात ये किस राज्य का सिक्का है और इसकी सीमा कितनी है, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती थी। और धर्म से संबंधित भी जानकारी सिक्कों से हमें प्राप्त होती थी कि किसी सिक्कों पर क्या होता है, देवी देवताओं की मूर्तियाँ होती थी। इस प्रकार से धर्म के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती थी। आर्थिक व सामाजिक जानकारी भी हमें सिक्कों के माध्यम से ही प्राप्त होती थी। नेक्स्ट जो खुदाई में हमें प्राप्त हुई है, मृदभांड प्राप्त हुई है। मृदभांड में मिट्टी के बने बर्तन जो थे उन्हें मृदभांड कहा गया है, यानी कि पहले जो मिट्टी से बर्तन बनाए जाते थे और उन्हीं को क्या कहा जाता है? मृदभांड कहा जाता है। ये तीन प्रकार के थे, उच्च क्वालिटी के थे, मध्यम क्वालिटी के और निम्न क्वालिटी के मृदभांड थे। अर्थात जिन मृदभांडों में पहला रंग जो है वो कैसा हो? लाल हो। और यदि जिन मृदभांडों में पहला रंग यदि लाल है और द्वितीय रंग यदि काला है तो वह निम्न क्वालिटी के मृदभांड थे। निम्न क्वालिटी के कौन से? जिनमें पहला रंग लाल व द्वितीय रंग काला है, वो निम्न क्वालिटी के थे। जबकि जिनमें काला रंग प्रथम व द्वितीय रंग लाल है, वो मध्यम क्वालिटी के थे। और जिन मृदभांडों पर चित्रित व दूसर चित्रित हुआ करता था, उनको उच्च क्वालिटी के मृदभांड कहा जाता था। ये सब हमें खुदाई से ही प्राप्त हुए हैं। धार्मिक में हमें बौद्ध धर्म की जानकारियाँ इनसे प्राप्त हुई है। जैन धर्म की जानकारी भी हमें इनसे प्राप्त हुई है, स्तंभ लेख, शिलालेखों के माध्यम से। उसी प्रकार कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जानकारी भी हमें प्राप्त हुई है। अब देखते हैं अभिलेख। अभिलेख होते क्या हैं? अभिलेखों का अध्ययन एपियोग्राफी में अध्ययन किया जाता है, अर्थात अभिलेखों के अध्ययन को ही एपियोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपियोग्राफी कहा जाता है। सर्वप्रथम किसने अभिलेख लिखवाए? तो वो लिखवाए थे सम्राट अशोक ने सर्वप्रथम भारत में अभिलेखों का लिखवाना प्रारंभ किया था, और वह ईरान से प्रेरणा लेकर, अर्थात ईरान में लिखे जाते थे अभिलेख। तो ईरान से प्रेरणा लेकर के भारत में सर्वप्रथम सम्राट अशोक के द्वारा अभिलेख लिखवाए गए थे। अब ये देखते हैं कि प्रशस्ति और अभिलेखों में अंतर क्या होता है, शिलालेखों में अंतर क्या होता है। प्रशस्ति क्या होती है? वह किसी वंश अथवा व्यक्ति की प्रशंसा में लिखा गया लेख ही प्रशस्ति कहलाता है, यानी कि वो प्रशंसा में ही लिखा जाएगा। हमेशा वो लेख प्रशंसा में लिखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रशस्ति कहा जाता है। शिलालेख होते हैं ये मंदिरों के बाहर लगी हुई शिलाओं पर
तालाब की पाल पर लगी हुई शिलाओं पर, बावड़ी के पाल पर अर्थात बावड़ी जो होती है उसकी पाल पर लगी हुई शिलाओं पर लेख जो लिखे होते हैं वो शिलालेख कहलाते हैं। शिलाओं, पत्थरों और दीवारों पर लिखे जाते हैं। अब जितने भी शिलालेख राजस्थान में मिले हैं वो किस भाषा में मिले हैं? संस्कृत भाषा में हमें प्राप्त हुए हैं और राजस्थानी भाषा में, अर्थात दो ही भाषा थी राजस्थान में जिसमें ये शिलालेख ज़्यादातर प्राप्त हुए, संस्कृत में व राजस्थानी भाषा में शिलालेख हमें राजस्थान में प्राप्त हुए। पहला शिलालेख आता है गोसुंडी का शिलालेख। गोसुंडी का शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है और कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि में ये शिलालेख लिखा गया है। गोसुंडी गांव चित्तौड़गढ़ से ये शिलालेख हमें प्राप्त हुआ है। खोजा किसने है इसको? 1887 में इसको खोजा है कवि राजा श्यामल दास ने। किसने? कवि राजा श्यामल दास ने इसे खोजा है और ये शिलालेख द्वितीय शताब्दी का बताया जाता है, यानी कि ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी का ये शिलालेख बताया जाता है। राज्य में वैष्णव भागवत संप्रदाय की सबसे प्राचीनतम जानकारी इसी शिलालेख से हमें प्राप्त होती है। सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय डॉक्टर D.R. भंडारकर को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? डॉक्टर D.R. भंडारकर को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय दिया जाता है, यानी गोसुंडी के शिलालेख को डॉक्टर D.R. भंडारकर ने सर्वप्रथम पढ़ा। वह राज्य में वैष्णव भागवत संप्रदाय की सबसे प्राचीनतम जानकारी इसी शिलालेख से हमें प्राप्त होती है और इसे 1887 में खोजा गया। गोसुंडी गांव खापे चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है और इस शिलालेख को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट जो आता है मानमोरी का शिलालेख। मानमोरी का शिलालेख भी चित्तौड़गढ़ से ही हमें प्राप्त हुआ है, पर यह मानसरोवर झील की पाल से हमें प्राप्त हुआ है और इस शिलालेख में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड जाते समय इस शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया, अर्थात कर्नल जेम्स टोड को इस शिलालेख इंग्लैंड ले जा रहे थे तो जहाज में अधिक वजन होने के कारण इस शिलालेख को उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। तो क्वेश्चन ये बनता है कि किस शिलालेख को कर्नल जेम्स टोड ने समुद्र में फेंका था? तो वह है मानमोरी का शिलालेख और मानमोरी का शिलालेख चित्तौड़गढ़ दुर्ग से हमें प्राप्त हुआ है और इससे मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है सम्राट अशोक के शिलालेख, अर्थात सम्राट अशोक ने राजस्थान में लिखवाए शिलालेख से हमें दो शिलालेख प्राप्त होते हैं और वह हैं विराटनगर जयपुर। बेराट सभ्यता से हमें दो शिलालेख प्राप्त हुए हैं और वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बीजक की पहाड़ी से, अर्थात विराटनगर जयपुर में बीजक की पहाड़ी से हमें दो शिलालेख प्राप्त हुए। एक तो हैं भाब्रू का शिलालेख जो कि 1887 में हमें प्राप्त हुआ है और एक शिलालेख हैं विराट शिलालेख जो कि 1877 में हमें प्राप्त हुआ है और इसकी खोज किसने की थी? विराट शिलालेख की कालाइल ने की थी, जबकि भाब्रू शिलालेख की खोज 1887 में जो प्राप्त हुआ है कैप्टन बट ने की थी। और अभी हाल ही में जो भाब्रू शिलालेख हैं इसे कोलकाता संग्रहालय में रखवाया दिया गया है और अभी भी वर्तमान में ये कोलकाता संग्रहालय में स्थित हैं। और कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो बीजक की पहाड़ी से ये शिलालेख प्राप्त हुआ है। राजस्थान में अशोक के द्वारा लिखवाए गए शिलालेखों में दो शिलालेख हमें प्राप्त हुए हैं। और जो भाब्रू का शिलालेख है उस शिलालेख से हमें मगध के सम्राट अशोक थे, अर्थात उस शिलालेख में लिखा हुआ है कि मगध के जो सम्राट थे अशोक थे, उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है और उस पर 3 शब्द हमें मिले हैं, बुद्ध, धम्म व संघ। ये शब्द मिले और इससे हमें ज्ञात होता है कि जो अशोक थे वह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे क्योंकि उस शिलालेख पे ये लिखा हुआ था बुद्ध, धम्म, संघ, जो कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। नेक्स्ट है बडली का शिलालेख। बडली का शिलालेख बडली गांव अजमेर बिलोत माता का मंदिर।
कहाँ से प्राप्त हुआ है? बडली गांव अजमेर बिलोत माता के मंदिर से बडली का शिलालेख हमें प्राप्त हुआ है। और इसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा के द्वारा। 443 ईसा पूर्व का ये शिलालेख बताया जाता है। कब का शिलालेख है? 443 ईसा पूर्व में से लिखा गया था। यह राज्य का सबसे प्राचीन अभिलेख भी माना जाता है। राज्य का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? बडली का शिलालेख है। वर्तमान में ये शिलालेख राजपूताना संग्रहालय में सुरक्षित हैं। और राजपूताना संग्रहालय कहाँ पे हैं? वह है अजमेर के अंदर, जिसे अकबर का दुर्ग भी कहा जाता है, वह मैगजीन दुर्ग भी से ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजपूताना संग्रहालय को अकबर का दुर्ग व मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है। एक बार से वापस देखते हैं बडली का शिलालेख। बडली का शिलालेख हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? बडली गांव। कहाँ पे हैं? अजमेर में हैं। और वहाँ पे बिलोत माता के मंदिर पर ये शिलालेख लगा हुआ है। किस पे लगा हुआ है? बिलोत माता के मंदिर पर ये शिलालेख लगा हुआ है। अर्थात इस जगह पे ये शिलालेख, बिलोत माता के मंदिर पर ये शिलालेख लगा हुआ है, जो कि बडली गांव अजमेर में है। और इसकी खोज किसने की थी? राजस्थान के इतिहासकार साहित्यकार गौरीशंकर हीरानंद ओझा के द्वारा। और ये कब का है? 443 ईसा पूर्व का ये शिलालेख हैं। और ये राज्य का सबसे प्राचीन शिलालेख हैं। वर्तमान में ये शिलालेख कहाँ पे हैं? राजपूताना संग्रहालय, जो कि अजमेर में है, उसमें सुरक्षित रखा हुआ है। और राजपूताना संग्रहालय को अकबर का दुर्ग, अर्थात अकबर ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। बाद में राजपूताना संग्रहालय बन गया। इस कारण से अकबर का दुर्ग भी वो मैगजीन दुर्ग भी से कहा जाता है। नेक्स्ट है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। अब प्रशस्ति कैसे क्या होती है? किसी की प्रशंसा में लिखी गई लिखावट को क्या कहा जाता है? प्रशस्ति कहा जाता है। ठीक है, तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, अन्य नाम क्या है इसके? विजय स्तंभ प्रशस्ति भी है, विष्णु स्तंभ प्रशस्ति भी है। और ये चित्तौड़ दुर्ग में स्थित हैं। सबको बताएं इसका कि कहाँ पे है? चित्तौड़ दुर्ग में स्थित हैं। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को किसने लिखा था? अत्रि भट्ट ने लिखा था। प्रारंभ तो उसने किया था, जबकि बाद में इसे पूरा किसने किया? महेश भट्ट ने, जो कि अत्रि भट्ट का ही पुत्र था। और इसके प्रशस्ति की जो भाषा क्या है? संस्कृत हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की भाषा क्या है? संस्कृत हैं। जानकारी, इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से हमें जानकारी मिलती है मेवाड़ राज्य की गुहिल वंश व सिसोदिया वंश से। तो मेवाड़ राज्य के गुहिल वंश व सिसोदिया वंश की जानकारी हमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से मिलती है। महाराणा कुंभा की प्रमुख उपाधियाँ, महाराणा कुंभा की प्रमुख उपाधियों की जानकारी भी हमें इससे मिलती है, जैसे कि राणा रासो, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य की जानकारी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से हमें प्राप्त होती हैं। तो कौन कौन सी? राणा रासो, हाल गुरु और भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो है महाराणा कुंभा द्वारा लिखे गए संगीत ग्रंथों की जानकारी प्राप्त होती है। तो महाराणा कुंभा ने कौन कौन से संगीत लिखे? संगीत राज, संगीत रत्नाकर, संगीत मीमांस और सोंड प्रबंध। वे वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में आते हैं। संगीत राज, संगीत रत्नाकर, संगीत मीमांस, सोंड प्रबंध। गुहिल से महाराणा कुंभा तक की जानकारी भी हमें इससे प्राप्त होती है। गुहिल से महाराणा कुंभा तक की जानकारी प्राप्त होती है। महाराणा कुंभा की विजयों का उल्लेख भी इसमें लिखा हुआ है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में क्या लिखा हुआ है? महाराणा कुंभा की विजयों का उल्लेख लिखा हुआ है, अर्थात मालवा विजय, गुजरात विजय का उल्लेख इस प्रशस्ति में लिखा हुआ है। महाराणा कुंभा मांडेर एंड मंडोर से भैरू जी की मूर्ति चित्तौड़गढ़ दुर्ग लेकर आए, इस बात को भी लिखा हुआ है। महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग व चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग व चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभ स्वामी का मंदिर बनवाया। कौन सा मंदिर बनवाया? कुंभ स्वामी का मंदिर बनवाया, जो कि कुंभलगढ़ में है। इस कुंभलगढ़ में भी ये कुंभ स्वामी का मंदिर है और इसे मामादेव का मंदिर भी कहा जाता है। कुंभलगढ़ में ही कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ में तो इसे कुंभ स्वामी मंदिर ही कहा जाता है। नेक्स्ट है
कुंभलगढ़ प्रशस्ति कुंभलगढ़ दुर्ग में लगी हुई है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, जो कि कुंभ स्वामी मंदिर पर लगी हुई है। 5 शिलाओं पर लिखी गई है। ये प्रशस्ति कहाँ पर? कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित मंदिर पर 5 शिलाओं पर लिखी गई है। कितनी शिलाओं पर? 5 शिलाओं पर यह प्रशस्ति लिखी गई है कुंभलगढ़ दुर्ग में मंदिर पर। इसकी भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है। लेखक हैं कान्हा व्यास। कुंभलगढ़ दुर्ग में लगी प्रशस्ति का लेखक कौन है? कान्हा व्यास हैं। नेक्स्ट है एकलिंग जी के मंदिर की नाथ प्रशस्ति। एकलिंग जी के मंदिर की नाथ प्रशस्ति 971 ईस्वी की है और इसके रचयिता कौन है? आम्र कवि हैं। आम्र कवि एकलिंग जी के नाथ की प्रशस्ति की है। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर से राजसमंद जिले में उदयपुर जिले में कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है और इसमें जो एकलिंग जी के मंदिर की नाथ प्रशस्ति जो लगी हुई है उसमें बप्पा, रावल, गुहिल व नरवाहन शासकों का वर्णन मिलता है। 3 वंशों का इसमें वर्णन, 3 शासकों का वर्णन मिलता है। बप्पा, गुहिल, नरवाहन शासकों का वर्णन मिलता है। रणकपुर प्रशस्ति रणकपुर मंदिर में रणकपुर के छोपुमुका मंदिर में स्थित है और इसमें गुहिल वंश के बप्पा व कालबोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। क्या बताया गया है? इसमें गुहिल वंश का जो बप्पा रावल है वो कालबोज है, उसको अलग अलग व्यक्ति बताया गया है, जबकि बहुत सारी जगह पर इसे एक ही व्यक्ति माना गया है। परंतु रणकपुर प्रशस्ति जो कि 1439 में लिखी गई थी उसमें बप्पा रावल व कालबोज को अलग अलग व्यक्ति माना है। इसमें मेवाड़ व गुहिल वंश के वंश क्रम की जानकारी प्राप्त होती है। तो रणकपुर प्रशस्ति क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें बप्पा व कालबोज को अलग अलग व्यक्ति माना है और ये कहाँ पर हैं? चौमुका मंदिर रणकपुर में स्थित हैं। कहाँ पे हैं? चौमुका मंदिर रणकपुर में है और इसमें हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? गुहिल वंश के वंश क्रम की जानकारी हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट है अर्शनाथ मंदिर की प्रशस्ति। अर्शनाथ मंदिर कहाँ पे? सीकर में है। तो हर्षनाथ मंदिर की प्रशस्ति सीकर जिले से प्राप्त है और इस प्रशस्ति में हमें क्या? चौहान वंश के क्रम तथा उनकी उपलब्धियों की जानकारी। हर्षनाथ मंदिर सीकर में है तो उसमें चौहान वंश के क्रम तथा उनकी उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है और 973 ईस्वी में यह लिखी गई थी। सारणेश्वर प्रशस्ति, इसको कब लिखा गया? 953 में लिखा गया। सारणेश्वर प्रशस्ति को कब लिखा गया? 953 में लिखा गया और ये कहाँ से प्राप्त हुई? उदयपुर जिले से हमें प्राप्त हुई है। और इस प्रशस्ति में गुहिल शासक अलहट द्वारा आहड़ में निर्मित वराह मंदिर का उल्लेख मिलता है। तो सारणेश्वर प्रशस्ति में हमें क्या जानकारी मिलती है? वराह मंदिर का उल्लेख मिलता है और इसमें गुहिल शासक अलहट का कार्यक्रम निश्चित होता है। नेक्स्ट है जगन्नाथ राय प्रशस्ति अथवा जगदीश मंदिर प्रशस्ति जो कि 1652 में लिखी गई थी। कब लिखी गई? 1652 में। और ये जगदीश मंदिर कहाँ पे? उदयपुर में है। उदयपुर के जगन्नाथ मंदिर जगदीश मंदिर में यह प्रशस्ति लगी हुई है। और प्रशस्ति किस लिए लगाई जाती है? किसी की प्रशंसा में गुणगान के लिए प्रशस्तियों को लगाया जाता है। और इसका लेखक कौन है? कृष्ण भट्ट हैं और इसमें बप्पा से लेकर राणा सांगा तक, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसमें जानकारी कहाँ से कहाँ तक, यानी बप्पा रावल से लेकर के राणा सांगा तक की जानकारी हमें जगदीश मंदिर में लगी हुई प्रशस्ति से प्राप्त होती है, वर्णन मिलता है। और उसमें हल्दी घाटी युद्ध का भी वर्णन हमें मिलता है। तो ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध का विस्तृत वर्णन किस प्रशस्ति में लगा हुआ है? तो वह जगदीश मंदिर में लगी हुई प्रशस्ति में ये हमें प्राप्त होता है। रायसिंह
प्रशस्ति 1593। रायसिंग प्रशस्ति कहाँ पे लगी हुई है? 1593 में इसको लिखा हुआ है। रायसिंग का मतलब है बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग के सूरज पोल पर उत्कीर्ण है। बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग पर सूरज पोल पर यह प्रशस्ति उत्कीर्ण है, जो कि 1593 में लिखी गई थी और इसका रचयिता जेता व जरिया है। कौन है? इस प्रशस्ति का रचयिता जेता व जरिया था। नेक्स्ट है, इसमें बीकानेर के रावबीका से रायसिंग तक के शासकों का वर्णन हमें मिलता है। तो कहाँ तक का वर्णन मिलता है? बीकानेर के रावबीका से रायसिंग तक के शासकों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट जो आती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राज प्रशस्ति। कहाँ पे है? राज प्रशस्ति राजसमंद में लिखा हुआ है, कांकरोली राजसमंद में है और यह महाराणा राज सिंह ने इस प्रशस्ति को लिखवाया और ये राजसमंद झील के किनारे पर 25 विशाल शिलाखंडों पर लिखी हुई है। यानी कि विशाल शिलाखंडों पर 25 हैं। कितनी हैं? 25 हैं, क्योंकि इसे ही भारत का सबसे विशाल शिलाखंड भी माना जाता है। और इस प्रशस्ति में कहाँ से कहाँ तक? बप्पा रावल से लेकर के राज सिंह तक, क्योंकि राज सिंह ने लिखवाए हैं, तो बप्पा रावल से लेकर के राज सिंह तक के मेवाड़ के शासकों का वर्णन क्रमबद्ध और इतिहास लिखा हुआ है इस प्रशस्ति में। बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसके रचयिता कौन है? गुणभद्र हैं। बिजोलिया शिलालेख के रचयिता कौन है? गुणभद्र हैं और संस्कृत भाषा में से लिखा गया है। इसमें सांबर तथा अजमेर के चौहानों के वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया है। यानी कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जो चौहान हैं, सांबर के व अजमेर के जो चौहान हैं, उनका गोत्र क्या बताया गया है? ब्राह्मण बताया गया। अर्थात बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर व अजमेर के चौहान ब्राह्मण थे और ये शिलालेख बिजोलिया के पार्श्वनाथ जैन मंदिर पर लगा हुआ है। कहाँ पे लगा हुआ है? पार्श्वनाथ जैन मंदिर पर बिजोलिया शिलालेख लगा हुआ है और इसमें अजमेर व सांबर के चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया है। नेक्स्ट है अचलेश्वर का शिलालेख। अचलेश्वर का शिलालेख कब लिखा गया था? 1285 में लिखा गया। कब लिखा गया? 1285 में लिखा गया, जो कि सिरोही जिले के से आबू पर्वत पर यह शिलालेख है। आबू से प्राप्त होता है, अर्थात सिरोही जिले के आबू से ये प्राप्त होता है और इसके रचयिता हैं शुभचंद्र। कौन है? शुभचंद्र इसके रचयिता हैं और इस शिलालेख में गुइल शासक बप्पा रावल से समर सिंह तक के इतिहास का वर्णन हमें प्राप्त होता है। आमेर का शिलालेख। आमेर का शिलालेख है जो कि 1612 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1612 में लिखा गया था और इसमें आमेर के शासक पृथ्वीराज कछवाहा से लेकर के राजा मानसिंह तक के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन हमें आमेर के शिलालेख से मिलता है। कंसुआ अथवा कणसुआ शिलालेख जो कि 738 ईस्वी में लिखा गया, जिसे हमें कोटा जिले से प्राप्त हुआ है, कणसुआ का शिलालेख। और इस शिलालेख में मौर्य वंशी संसद भवन का उल्लेख मिलता है। अर्थात मौर्य वंशी संसद भवन का उल्लेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है? कणसुआ शिलालेख जो कि 738 ईस्वी में लिखा गया और ये कहाँ पे? कोटा जिले में। कहाँ पे? कोटा जिले में कणसुआ शिलालेख। नेक्स्ट है बर्मर माता का लेख। बर्मर माता का लेख कब लिखा गया? 490 ईस्वी के लगभग लिखा गया था और ये कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ जिले में बर्मर माता का लेख लिखा गया है। संस्कृत पद में ये उत्कीर्ण लेख हैं और इसके रचयिता कौन है? मित्र सोम व ब्रह्म सोम। बर्मर माता का इम्पोर्टेंट है भी, मित्र सोम व ब्रह्म सोम किसके रचयिता हैं? बर्मर माता के लेख के। किसके रचयिता? बर्मर माता के लेख के मित्र सोम व ब्रह्म सोम रचयिता हैं और इसमें गौर वंश होलिकर वंश के शासकों का वर्णन मिलता है। किसके? गौर वंश व होलिकर वंश के शासकों का वर्णन बर्मर माता का लेख में मिलता है, जो कि 490 ईस्वी में लिखा गया था और इसके रचयिता मित्र सोम व ब्रह्म सोम
थे और ये संस्कृत पद में उत्कीर्ण इस लेख के रचयिता मित्रसोम और ब्रह्मसोम बताए जाते हैं। सामोली का शिलालेख, सामोली का शिलालेख हमें 646 में हमें प्राप्त हुआ और ये उदयपुर जिले में स्थित है सामोली, और ये गुहिल शासक शिलादित्य के समय का है। तो सामोली कब का है? गुहिल शासक शिलादित्य ने इसको लिखवाया था 646 में, और गुहिल शासक शिलादित्य के समय का ये बताया जाता है। नेक्स्ट जो आता है बड़वा शिलालेख, बड़वा शिलालेख 238-239 में लिखा गया था और 12 जिले से ये प्राप्त होता है। और इसी शिलालेख में हमें त्रिरात्र यज्ञ का उल्लेख मिलता है। किस यज्ञ का मिलता है? त्रिरात्र यज्ञ का उल्लेख हमें बड़वा स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है गंधार लेख, जो कि 424 ईस्वी में लिखाया गया है। 424 ईस्वी में लिखा गया लेख कौन सा है? गंधार लेख है, जो कि झालावाड़ जिले से हमें प्राप्त होता है। और उसी प्रकार इसमें सामंत प्रथा का उल्लेख भी मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि गंधार लेख में क्या प्राप्त होता है? सामंत प्रथा का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। और कहाँ पे है? तो ये झालावाड़ जिले से हमें गंधार लेख प्राप्त हुआ है। अर्थुना का शिव मंदिर की प्रशस्ति, वेरी इंपॉर्टेंट है भी। अर्थुना के श्री शिव मंदिर की प्रशस्ति जो कि 1079 में लिखी गई थी, उसमें वागड़ के परमारोह का वर्णन मिलता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इसका कि अर्थुना के शिव मंदिर की प्रशस्ति से हमें वागड़ के परमारोह का वर्णन मिलता है।